जुलाई 1853 में टोक्यो के मछुआरों ने बहुत दूर एक अजीब सी आवाज़ सुनी और धीरे धीरे ये आवाज़ उनके नज़दीक आ रही थी। कुछ देर बाद उनको एक ऐसा नज़ारा दिखाई पड़ा कि उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि दूर दो बड़े महल पानी में चलते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं और महलों के ऊपर से काला धुआं निकल रहा है। जब वो महल और नज़दीक आए तो इनको एहसास हुआ कि वो महल नहीं बल्कि 4 अमेरिकन। कहानी शुरू होती है 16th सेंचुरी के जापान से। उस समय जापान में एक फ्यूडल सिस्टम चलता था। इस सिस्टम में सबसे टॉप पे थे जापान के एम्परर। वहाँ के लोग ऐसा मानते थे कि एम्परर को अपनी पावर एक्चुअली भगवान से मिली है। वो मानते थे कि वो सन गॉड के डिसेंडेंट हैं और इनकी पावर को, इनकी पोजीशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पर इनके पास कोई रियल पावर नहीं थी, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक पोजीशन थी। ये ज़्यादातर अपने महल में रहते थे और आर्ट्स एंड कल्चर की चीज़ें करते थे। उस समय जापान की रियल पावर थी जापान के शोगुन के पास। एक शोगुन जापान के टॉप मिलिट्री कमांडर थे और एम्परर की बिहाफ पे ये जापान की सरकार, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी, वहाँ की मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल करते थे। शोगुन एक पोजीशन का नाम था और ये जो पूरा सिस्टम चला रहे थे इसको शोगुनेट कहते थे। इस सिस्टम का एक और बहुत अहम हिस्सा था डायम्यो। ये जापान के रीजनल लॉर्ड्स थे। इनके पास एस्टेट्स थे, बहुत सारी ज़मीनें थीं और इसी वजह से इनके पास छोटी छोटी प्राइवेट आर्मीज होती थीं। और इनकी आर्मीज में जो फाइटर्स इनके लिए सर्व करते थे, जो इनके प्रति वफादार होते थे, उनको सामुराई कहते हैं। सामुराई वॉरियर क्लास के लोग थे और इनका डेली लाइफ, इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी इनकी बहुत सिंपल, बहुत प्लेन थी। ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपनी फाइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में या अपने मास्टर्स के लिए लड़ने में लगाते थे। उस समय जापान में, उनके कल्चर में एक बुशिदो का कॉन्सेप्ट चलता था। इसमें यह कहा गया था कि अगर आप एक सच्चे सामुराई हैं तो आप अपने डायमियो यानी अपने लॉर्ड के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, उनके हर आदेश का पालन करेंगे और उनकी सर्विस में, उनकी सेवा में आपको अगर जान भी गंवानी पड़े तो भी आप करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ करने से आप बच रहे हैं तो आप सच्चे सामुराई नहीं हैं। तो ये पूरा सिस्टम बनाया गया था सामुराइज को अपने डायमियो या अपने लॉर्ड्स के प्रति वफादार रखने के लिए। ऐसे सामुराई जिनके लॉर्ड्स मर जाते थे या उनसे किसी तरह उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी या फिर वो लॉर्ड ही सामुराई को अपने से खुद से अलग कर देते थे, उन सामुराइज को रॉनिन कहते थे। अगर एक सामुराई के लॉर्ड की डेथ हो गई तो सामुराई से एक्सपेक्टेड था कि उसको सुसाइड कर लेनी है, क्योंकि वही एक ऑनरेबल चीज़ है एक सामुराई के लिए। उनका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट था बुशिदो, वो यही कहता था। पर अगर एक सामुराई अपनी जान नहीं ले रहा है और वो जिंदा रह रहा है तो इस चीज़ को सोसाइटी में बहुत खराब नज़र से देखते थे। तो ऐसे सामुराई जो अपनी जान नहीं लेते थे, समाज में उनको लोग आउटकास्ट मानते थे, यानी इनकी तरफ, इनसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, इनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। क्योंकि रॉनिन के पास अपने कोई लॉर्ड नहीं थे तो अपने जीवन का गुजर बसर करने के लिए इनको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती थी जो कि ऑनरेबल नहीं थी। जैसे ये मर्सेनरीज का काम करते थे, यानी पैसे लेके किसी को अटैक करना है तो ये काम करते थे। मर्चेंट्स के बॉडीगार्ड का काम करते थे और कई केसेस में ये लुटेरे या डकैत भी बन जाते थे। बहरहाल 16th सेंचुरी में 1568 तक आते आते अशिकागा शोगुनेट बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो इस बात का फायदा उठा के उनकी जगह लेने की कोशिश की एक दूसरे डायमियो ने, जिनका नाम था ओडा नोबुनागा। इन्होंने प्लान किया कि ये जो एग्जिस्टिंग शोगुनेट है उसको डिसमेंटल करेंगे, यानी इनको पावर से हटाएंगे और खुद पावर अपने हाथ में लेंगे। पर इससे पहले कि वो ये एक्चुअली कर पाते, उनके अपने ही एक साथी ने उनके साथ धोखा कर दिया और उनको मार दिया। इसी के बाद जापान के अंदर डायमियोस के बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो गया। इस सिचुएशन के ऊपर एक बहुत फेमस वीडियो गेम बनाया गया। अगर आपको उस गेम का नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जब ये पूरा सिविल वॉर खत्म हुआ तो एक व्यक्ति जो सामने निकल के आया, जो शोगुन की गद्दी पे बैठा, उसका नाम था टोकुगावा एइएसु और इन्होंने ही फिर टोकुगावा शोगुनेट की शुरुआत की। टोकुगावा ने देखा था कि इसके पहले जापान में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें ऐसे कुछ वेपन्स, ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं जो जापान की अपनी बनाई हुई नहीं है, जो बाहर से, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री से जापान के अंदर आई हैं। तो टोकुगावा को ये लगता था कि अगर जापान के अंदर किसी भी तरह का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहेगा, वहाँ की चीज़ें यूज़ की जाएंगी या फिर वहाँ के लोग हमारे लोगों में आके मिलते रहेंगे, वहाँ के लोग अपना कैथोलिक धर्म यहाँ पे लाके लोगों का धर्म परिवर्तन करेंगे, तो जापान का कल्चर, यहाँ के समाज में बहुत बदलाव आ जाएंगे। और ये चीज़ टोकुगावा को लग रहा था कि जापान के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिससे उन्होंने ये इंश्योर किया कि जापान में किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड का, किसी भी वेस्टर्न देश का कोई इन्फ्लुएंस ना है। ये जो उन्होंने कानून बनाए थे इसको साकोकू कहते हैं। इसमें कुछ रूल्स बनाए गए। एक रूल ये था कि जापान का कोई व्यक्ति जापान से बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई जापान का व्यक्ति है जो ऑलरेडी बाहर गया हुआ है तो वापस जापान में नहीं आ सकता। अगर कोई जापान से बाहर गया या कोई वापस जापान में आया तो उसको मौत की सजा होगी। बाकी रूल्स ऐसे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज की कोई भी टेक्नोलॉजी, उनके वेपन्स, उनका सामान हमारे देश के अंदर नहीं आएगा। और इसी वजह से जापान ने टोकुगावा शोगुनेट के शुरू होने के बाद
बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। अगर देखा जाए तो चाइना, कोरिया और बहुत लिमिटेड लेवल पे यूरोप का नीदरलैंड्स, यही 3 ऐसे देश थे जिनके साथ थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्टेड रूप में कुछ ट्रेड या डिप्लोमेटिक रिलेशन जापान के थे। उसके अलावा जापान ने अपने आप को पूरी तरह बाहरी दुनिया के साथ कट ऑफ कर दिया था। टोकुगावा शोगुनेट ने ये कानून बनाए थे 1600s के स्टार्टिंग में, और वहां से लेके लगभग 250 साल तक, यानी आप सोचिए 2.5 सेंचुरीज तक मोर और लेस जापान में स्टेबिलिटी बनी रही और कोई भी बाहर का इन्फ्लुएंस जापान के अंदर नहीं आया। जापान ने ये बात साफ करके रखी थी कि हमको इन 2-3 देशों के अलावा जहां से हम थोड़ा बहुत व्यापार कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड तरह से, इसके अलावा हमको बाहर की दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। पर यह जापान का कहना था, बाहरी दुनिया कुछ और सोच रही थी। उनको ऐसा था कि चाहे आपको हमसे लेना देना ना हो, पर हमको आपसे लेना देना है। वेस्टर्न कंट्रीज की शिप्स लगातार मछली पकड़ने या फिर वेलिंग करने, वेल को पकड़ने के लिए जापान के आसपास के पानी में आ रही थी। होता यह है कि जब कोई जहाज़, कोई मर्चेंट शिप अपने होम कंट्री से बहुत दूर जाता है सेल करने के लिए, किसी मर्चेंट एक्टिविटी को करने के लिए, तो इतने दूर जब कोई शिप जाती है तो उनको अक्सर रीसप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए कि एक जहाज़ ब्रिटेन से निकला है और वो गया है जापान के पास वेलिंग करने के लिए, यानी वेल पकड़ने के लिए। अब इतने लंबे रास्ते में अगर उस शिप पे कोई मेंटेनेंस की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, या उनको सप्लाईज चाहिए, तो जापान से आके मांग सकते हैं। इस चीज़ से टोकुगावा शोगुनेट बहुत नाराज हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई हुई थी कि हमको बाहर के देशों के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, जो थोड़ा बहुत हमने डच के साथ बना के रखा है, उसके अलावा हमको किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करना है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि साल 1808 में एक ब्रिटिश शिप HMS फेटून नागासाकी के हार्बर पे आ गए और वहां जाके उन्होंने नागासाकी के ऑफिशियल से सप्लाईज मांगी। ये देख के शोगुनेट के लोग बहुत परेशान हुए कि हमने तो स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि कोई यहाँ पे नहीं आ सकता, फिर भी ये आ रहे हैं। तो इसके बाद शोगुनेट ने कहा कि हमको अपने हार्बर्स को और प्रोटेक्ट करना है और रीइंफोर्स करना है, कोई भी बाहर से शिप यहाँ पे नहीं आनी। जापान के जो साउथ के रीजन्स थे, यानी साउथ के जो डोमेन्स थे, उनके जो लॉर्ड्स थे, उनको ऐसा लग रहा था कि हमको वेस्टर्नाइजेशन की जरूरत है, यानी हमको वेस्टर्न हथियारों को, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी साइंस को सीखने की जरूरत है। इसीलिए सदर्न डोमेन्स के जो लॉर्ड्स थे वो अपने एरिया से कुछ स्टूडेंट्स को नागासाकी भेज रहे थे, क्योंकि नागासाकी में वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, उनके वेपनरी और उनकी मेडिकल साइंसेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लोगों को थी। साल 1837 में एक अमेरिकन वॉरशिप जापानीज वाटर्स में आई और फिर से जापानीज लोगों को लगा कि हम तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इनको रोकने के लिए। जापानीज लोगों ने ओपियम वॉर्स में देखा था कि जब चाइना की इतनी सारी शिप्स ब्रिटिश शिप्स के सामने टकराई, तो एक झटके में ब्रिटिश लोगों ने चाइना को हरा दिया था, क्योंकि चाइना के पास शिप्स तो बहुत थी, पर वो शिप्स आउटडेटेड थी। उनके सामने जो ब्रिटिश शिप्स थी वो मॉडर्न, उनके पास वेपनरी थी, उनके पास बड़े बड़े कैनन्स थे, और इसका जवाब चाइना के पास नहीं था। तो जापानीज लॉर्ड्स इस बात को समझ रहे थे कि अगर हमने अपनी शिप्स को बेहतर नहीं बनाया, अपनी वेपनरी को बेहतर नहीं बनाया, तो बहुत जल्दी वेस्टर्न शिप्स, उनके इन्वेडर्स आके हमारी टेरिटरीज हमसे छीन लेंगे। तो इस वजह से जापान के कुछ लॉर्ड्स ऐसे थे जिन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि लोहा ही लोहे को काटता है, हमको वेस्टर्न लोगों को अगर रोकना है तो हमको उनकी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। पर अभी भी ज़्यादातर जापान के लोग ऐसे थे जिनका यह मानना था कि अगर हमने वेस्टर्न कल्चर को, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी साइंस को खुद यूज़ करना शुरू कर दिया तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर हमको उनको रोकना है तो हमको अपने ही सिस्टम्स, अपनी ही टेक्नोलॉजी को बेहतर करना चाहिए और उसी को यूज़ करके हमको इन्वेडर्स को रोकना चाहिए। तो ये 2 गुट बन रहे थे जापानी सोसाइटी में। एक गुट कह रहा था प्रो वेस्टर्नाइजेशन के बारे में कि हमको वेस्टर्न टेक्निक्स को, उनकी वेपनरी को सीखना चाहिए। पर जो दूसरे लोग थे, जो ट्रेडिशनल लोग थे, उनको अक्सर हम ट्रेडिशनलिस्ट भी कह देते हैं, उनका ये मानना था कि हमको अपने ही सिस्टम्स को यूज़ करना चाहिए उनको रोकने के लिए। अभी के लिए जो ट्रेडिशनलिस्ट थे उनका पलड़ा भारी था, और कुछ साल ऐसे गुजरे जब जो वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे थे उन लोगों को पकड़ पकड़ के अरेस्ट किया गया, उनको री एजुकेट किया गया, और कुछ केसेस में कुछ ऐसे लोगों को मारा भी गया। तो ये बात साफ दिख रही थी कि जापान तैयार नहीं है वेस्टर्न शिप्स को रोकने के लिए, पर वो फिर भी अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते हैं। परंतु फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने टोकुगावा शोगुनेट को जड़ से हिला दिया। जुलाई 1853 में टोक्यो बे, जिसको उस समय ईडो बे कहते थे, वहां पे कुछ मछुआरों ने दूर कुछ अजीब सी आवाज़ को अपनी तरफ आते हुए सुना। जब वो आवाज़ और नज़दीक आई तो उन मछुआरों ने देखा कि वो आवाज़ एक्चुअली 2 बड़े महलों से आ रही है, और वो महल तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उन महलों के ऊपर से काला धुआं निकल रहा है। ये नज़ारा देख के सब मछुआरे हैरान रह गए कि ये महल पानी में तैर कैसे रहे। पर जब वो महल नज़दीक आए तब इन मछुआरों ने एहसास किया कि वो महल नहीं है, बल्कि 4 अमेरिकन शिप्स हैं,
और उन चारों शिप्स के ऊपर से काला धुआं निकल रहा है। ये जहाज साइज में इतने बड़े थे कि इन मछुआरों ने कभी ऐसा देखा ही नहीं था और इसीलिए उनको लग रहा था कि ये एक्चुअली महल है। मछुआरे इतने घबरा गए कि सीधे मैसेज पहुंचाया गया शोगुनेट के हेडक्वार्टर्स में कि भाई ईडो बे पे कुछ ऐसे जहाज हमारी तरफ आ रहे हैं जो देखने से लगता है कि पहाड़ हैं और वो चल इतनी तेजी से रहे हैं कि लग रहा है कि पंछी हैं। क्योंकि ये जहाज काला धुआं छोड़ रहे थे इसलिए इन शिप्स को ब्लैक शिप्स कहा जा रहा था। इन अमेरिकन शिप्स को कमांड कर रहे थे यूएस नेवी के कोमोडोर मैथ्यू पेरी। उनको यूएस के प्रेसिडेंट मिलर्ड फिल्मोर ने भेजा था कि जापान में जाओ और उनके लोगों को बोलो कि अभी तक जो आपने ये आइसोलेशन की पॉलिसी बना के रखी है, आप कह रहे हो कि आप किसी और देश के साथ व्यापार नहीं करोगे, उनके साथ लेन देन डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाओगे, ये अब नहीं चलेगा। इस चीज़ पे आपको गौर करना पड़ेगा। अब मैथ्यू पेरी को यहाँ पे इसलिए भेजा गया था क्योंकि उनका पीछे नेवी का एक्सपीरियंस काफ़ी रिच था, उन्होंने और पहले लड़ाइयाँ देखी थी और उनकी ऐसी रेपुटेशन थी कि ये बहुत टफ कमांडर है। तो जब ये ईडो बे पे पहुंचे तो यहाँ पे जो शोगुनेट के ऑफिशियल्स थे इन्होंने इनको कहा कि आपको यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, ईडो बे आपके लिए ओपन नहीं है। अगर आपको कुछ बातचीत करनी है, कुछ भी आपका प्रस्ताव है, तो आप जाइए नागासाकी हार्बर पे, वहां पे जाके बात करिए, फिर हम कुछ देख सकते हैं। पर कोमोडोर पेरी इस बात पे अड़े हुए थे कि मुझे यहीं पे बात करनी है ईडो बे पे, और मैं किसी ऐरे गैर इंसान से बात नहीं करूंगा, मुझे डायरेक्टली बात करनी है शोगुन से। कोमोडोर पेरी जो कह रहे थे वो बहुत बड़ी बात थी जापान के कल्चर के लिए, क्योंकि शोगुन उनका एक बहुत बड़ा लीडर था। आप समझ लीजिए कि एम्परर के बाद अगर कोई पावरफुल इंसान था जापानीज कल्चर में उस समय तो वो शोगुन था। और ये बाहर से कोई रैंडम लोग आए थे 4 शिप्स में बैठ के, वो सीधे कह रहे थे कि शोगुन से बात करनी है। पर क्योंकि जिन जहाज़ों में वो आए थे उन जहाज़ों का साइज और उनका फायर पावर देख के जापानीज लोगों को लगा कि ये थ्रेट जो है वो बहुत सीरियस है। तो कोमोडोर पेरी अपने साथ एक लेटर लेके आए थे यूएस प्रेसिडेंट का। उस लेटर को उन्होंने शोगुन तक पहुंचवाया और जब तक शोगुन से रिप्लाई आता तब तक वो ईडो बे पे ही रुके हुए थे। जब एक गश्त लगा रही थी अमेरिकन शिप्स, तो जो आसपास जापानीज लोग थे वो साफ देख रहे थे कि हमारी शोगुनेट ने कह के रखा है कि ईडो बे पे कोई भी बाहर की शिप नहीं आएगी, पर ये तो शिप्स आ गई हैं और आराम से गश्त भी लगा रही है, इनको कोई रोक नहीं पा रहा। और कोमोडोर पेरी को इस बात को दिखाना था जापानीज लोगों को कि उनकी शिप्स सिर्फ साइज में बड़ी नहीं है, उनके पास फायर पावर भी जबरदस्त है। और इसीलिए कोमोडोर मैथ्यू पेरी ने अपनी शिप से कुछ ब्लैंक शॉट्स फायर कराए। अपनी फायर पावर दिखाने के लिए उन्होंने तोपें जब चलवाई तो उन्होंने ये कहा कि हम तोपें इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जुलाई में हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे होता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम तोपें चला रहे हैं। बट रियलिटी में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तोपें चलवाई थी जापानीज लोगों के मन में डर बैठाने के लिए कि हमारी फायर पावर कितनी ज़बरदस्त है, अगर हमसे आप नेगोशिएट नहीं करोगे, अगर हमको आप ये कहोगे कि बिना बात के वापस लौट जाओ, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। ये फायर पावर दिखाने की टेक्निक काम आई और कोमोडोर पेरी अपना लेटर देके यहाँ से निकल गए और कहा कि मैं 1 साल बाद वापस आऊँगा और जब मैं वापस आऊँगा तब आपका जो जवाब है वो मेरे फेवर में ही होना चाहिए। जब मैथ्यू पेरी यहाँ से वापस गए तब शोगुनेट के ऑफिशियल्स में एकदम हड़कंप मच गया कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, अब इसके साथ डील कैसे करना है। जब वो इस सब पे बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, कुछ ही समय के बाद अब एक नया कंटिंजेंट, नई शिप्स आ गई नागासाकी हार्बर पे। और ये शिप्स किसकी थी? रशियंस की। उन्होंने भी आके सेम डिमांड्स रखी कि हमको भी आपके साथ व्यापार करना है, ट्रेड रिलेशंस बनाने हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने हैं। तो आप ये जो आइसोलेशन की बात कर रहे हैं उसके बारे में एक बार फिर से सोचिए। ये भी अपना प्रस्ताव रख के यहाँ से चले। तो ये एक के बाद एक ऐसे 2 बड़े देशों की शिप्स यहाँ पहुंची थी जिनको पहले इजाजत नहीं थी। अब अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि शोगुनेट को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अमेरिकन उनको अप्रोच करेंगे। इनफैक्ट कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि डच लोगों ने, जिनके साथ थोड़े बहुत रिलेशंस थे जापान के, उन्होंने शोगुनेट को वार्न किया था कि बहुत जल्दी आपके साथ अमेरिकन्स आके बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि शोगुनेट के ऑफिशियल्स को लगभग 1 साल पहले से ही इस बात का अनुमान था कि अमेरिकन शिप्स उनको अप्रोच करने वाली हैं, पर फिर भी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं किया। और यह भी बात सही है कि 1 साल में वो कितना इंप्रूवमेंट कर भी पाते। जैसा कोमोडोर पेरी ने वार्निंग दी थी, या आप कह सकते हैं वादा किया था, अगले साल वो फिर से ईडो बे पे आए और इस बार शोगुनेट उनके साथ बात करने के लिए तैयार थे। यहाँ पे अमेरिकन्स और शोगुनेट के ऑफिशियल्स के बीच में एक डील हुई और इस डील के अंतर्गत अमेरिकन्स को जापान के 2 नए हार्बर्स पे ट्रेडिंग पोस्ट बनाने का अधिकार मिल गया। ये ट्रेडिंग पोस्ट बनाने वाले थे शिमोदा और हाकोदाते पे। उसके कुछ समय के बाद रशियंस भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी ये सेम डील जापान के साथ की और उनको भी इन दोनों जगह पे ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की इजाजत मिली। और उसके साथ एक और उनको बेनिफिट मिला, उनको ये भी इजाजत मिल गई कि वो नागासाकी बे पे भी अपनी शिप्स को लेके आ सकते हैं। इसके 4 साल के बाद, यानी साल 1858,
ये भारत के इतिहास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इस साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत से खत्म हो गया था और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली भारत पे कंट्रोल बनाने वाली थी। इसी साल यानी 1858 में ही यूएस ने जापान की शोगुनेट के साथ एक नई ट्रीटी साइन की, जिसको ट्रीटी ऑफ एमिटी और कॉमर्स कहते हैं। और इस ट्रीटी के अंतर्गत अमेरिका को जापान के 5 नए हार्बर्स का एक्सेस मिल गया। ये ट्रीटी पूरी तरह एक तरफा थी, इसमें सारा फायदा अमेरिकन को था। इसके कुछ पॉइंट्स आप देखिए। एक पॉइंट इसमें यह था कि अमेरिकन को इन सारे जो 5 नए हार्बर्स हैं और जो पहले के 2 हार्बर्स हैं वहां पे रहने की इजाजत होगी और जो वो धंधा करना चाहते हैं उसकी इजाजत उनको होगी। उसके ऊपर से उन्होंने एक नया क्लॉज लगा दिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का, यानी अगर कोई अमेरिकन है, उसने कुछ बदतमीजी की, वहां पे कुछ क्राइम किया, तो उस पर जापानीज लॉ से सजा नहीं होगी, उस पर सजा होगी अमेरिकन लॉ से। यानी आप बाहर के देश से फॉरेनर्स को लाके हमारे देश में टिका रहे हैं और जब यहां पे कुछ गलत करते हैं तो हम अपने कानून के हिसाब से उनको सजा भी नहीं दे सकते। उनको सजा मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो उनके देश से जहां से वो आए हैं। ये क्लॉज भी अमेरिकन ने लगा दिया और जापान को इसको मंजूर करना पड़ा, क्योंकि जापान देख रहे थे कि अमेरिकन फायर पावर का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी शिप्स का इनके पास कोई जवाब नहीं है। जुलाई 1858 में अमेरिकन ने साइन की थी। फिर 18 अगस्त 1858 में नेदरलैंड्स ने जापान के साथ एक ट्रीटी साइन की। फिर अगले ही दिन 19 अगस्त को रशिया ने एक ट्रीटी साइन की। फिर 26 अगस्त को यूके ने और फाइनली 9 अक्टूबर को फ्रांस ने भी एक ट्रीटी साइन कर ली जापान के साथ। तो ये जो झड़ी लगा दी इन्होंने ट्रीटीज की जापान के साथ, इसको अक्सर जापान के अंदर अनइक्वल ट्रीटीज कहा जाता है, क्योंकि ट्रीटीज बनाई ही इस तरह से गई थी कि इसमें सारा नुकसान जो है वो जापान का था और जो बाकी देश थे उनका पूरा फायदा था। ये ट्रीटीज शोगुनेट सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि इन ट्रीटीज ने इस बात को दिखा दिया कि शोगुनेट इतना मजबूत नहीं रह गया है कि वो ऐसे फॉरेन एग्रेसर्स देश के अंदर आ रहे हैं उनको रोक नहीं पा रहे, और जो वो टर्म्स हम पे लगा रहे हैं हमको उनको फॉलो करना पड़ रहा है। हम वो देश हैं जिन्होंने 1274 और 1281 में मंगोल्स को रोक लिया था, पर अब हम में इतना भी दम नहीं रह गया कि 5 देश आ गए, मन मर्जी की ट्रीटी हम पे लगा के चले गए और हम कुछ नहीं कर पाए। इसी वजह से इन ट्रीटीज के बाद शोगुनेट की जो क्रेडिबिलिटी थी जापान के अंदर, जो उनकी इज्जत थी, उस पर बहुत बड़ी गिरावट है। अब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उस समय जापान का सिस्टम कैसा था? फ्यूडल सिस्टम था। एक टॉप पोजीशन पे थे एम्परर, पर उनके पास कोई रियल पावर नहीं थी। रियल पावर थी शोगुन के पास, और वो जो सिस्टम चलाते थे मिलिट्री गवर्नमेंट का, उसको शोगुनेट कहते थे। जो तीसरा हिस्सा था इस सिस्टम में वो था डायम्योस का। ये लॉर्ड्स थे जिनके पास अपनी प्राइवेट आर्मीज थी जिसमें सामुराइज फाइट करते थे। तो जनरली ये जो डायम्योस थे ये आपस में लड़ते रहते थे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, पर ओवरऑल जनरली ये शोगुन के प्रति वफादार होते थे। पर अब क्योंकि शोगुनेट का जो सिस्टम है वो लड़खड़ा रहा था, ये बाहर से आके इन्होंने ट्रीटीज करवा दी थी, तो शोगुन की जो इज्जत है, उनकी जो मिलिट्री गवर्नमेंट की इज्जत है वो नीचे हो रही थी। तो कुछ डायम्योस ऐसे थे, स्पेशली वो जो कहते थे कि हमको वेस्टर्नाइजेशन करना चाहिए, हमको वेस्टर्न टेक्निक्स, उनके वेपनरी को सीखना चाहिए। उन्होंने कहना शुरू किया कि इस शोगुन ने हमारे देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, तो हमको इनको पावर से हटाना पड़ेगा। तो इन सारे डायम्योस में से जो एक बहुत फेमस थे, उनका नाम था शिमाजू नारियाकिरा। इन्होंने कहा था कि हमको वेस्टर्नर्स को हराने के लिए उनकी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। वी कैन डिफीट फायर बाय फायर, और अगर हमने पहले इस चीज़ को नहीं सीखा और पहले एक्ट नहीं किया तो हम लोग इनके द्वारा डोमिनेट हो जाएंगे। तो अभी जापानीज सोसाइटी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। ये जो फैक्शन था, ये हिस्सा जो था, जो कह रहा था कि हमको वेस्टर्नाइजेशन करना चाहिए, उनके तरीके सीखने चाहिए, उनको नेशनलिस्ट पैट्रियट्स या फिर जापानीज में इशिन शिशी कहते थे। और जो दूसरा हिस्सा था वो शोगुनेट सिस्टम और शोगुन के प्रति वफादार था, तो उनको शोगुन लॉयलिस्ट भी कह देते हैं। जो इशिन शिशी वाला हिस्सा था वो कह रहा था कि हमको शोगुनेट को अब डिसमेंटल करना चाहिए, इनके तरीके, इनके आइडियल्स आउटडेटेड हो चुके हैं और हमको पावर जो है वापस एम्परर को देनी चाहिए, एम्परर की पावर रीस्टोर करनी चाहिए। तो इसी तू मैमे की वजह से इनमें टेंशन बढ़ने लगी और अल्टीमेटली इशिन शिशी और शोगुन के लॉयलिस्ट के बीच में एक सिविल वॉर हो गया। ये जो इशिन शिशी का गुट था, इसमें 2 जापान के ऐसे रीजन्स थे जो इस पूरे एफर्ट को लीड कर रहे थे। एक डोमेन था सात्सुमा और दूसरा था चोशु। इन दोनों रीजन्स के सामुराइज ज्यादातर कोशिश कर रहे थे कि शोगुनेट के सिस्टम को डिसमेंटल किया जाए, और ये हेल्प ले रहे थे रोनिन्स की, यानी ऐसे सामुराइज की जिनके अब कोई मास्टर्स नहीं थे। रोनिन्स और शोगुन के लॉयलिस्ट के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, और 1868 से लेकर 69 के बीच में एक सिविल वॉर जो छिड़ा, इसको बोशिन वॉर कहते हैं। और इस लड़ाई में अल्टीमेटली जीत हुई इशिन शिशी की, जो कि कह रहे थे कि शोगुनेट सिस्टम को हटाना चाहिए और इंपीरियल पावर यानी एम्परर की पावर को रिस्टोर करना चाहिए। इसी लड़ाई के बाद शोगुनेट सिस्टम इतना कमजोर हो गया कि जो फाइनल शोगुन थे
उनको ऑफिशियली रिजाइन करना पड़ा। अब जापान की पावर वापस एम्परर को दे दी गई, एम्परर को रिस्टोर कर दी गई, और समय जो जापान के एम्परर थे उनका नाम मेजी था, और इसी वजह से इस टाइम को मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज था जापान की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। इसी घटना के साथ जो शोगुनेट ने लगभग 700 सालों तक, 7 सेंचुरीज तक जापान पे कंट्रोल बना के रखा था, जापान में एक स्टेबिलिटी बना के रखी थी, वो अब खत्म हो गया और एक नया सिस्टम सामने आ गया। अब देखिए यहाँ पे दिलचस्प बात क्या है, कहने के लिए एम्परर के हाथ में पावर आ गई थी, पर एम्परर उस समय बहुत छोटे थे उम्र में, तो अल्टीमेटली जिन लोगों के हाथ में रियल पावर थी वो डायम्योस थे जो उन डोमेन से आते थे जो कि शोगुनेट के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो अल्टीमेटली अब जिनके हाथ में पावर आई वो कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि एक ग्रुप ऑफ मेन थे जो कि फॉर्मर सामुराइज थे, और अब इन्होंने धीरे धीरे पूरे जापान की गवर्नेंस को चेंज करना शुरू किया। साल 1869 से लेके 1877 तक इन्होंने पूरा ओवरहॉल कर दिया। इन्होंने जो फ्यूडल सिस्टम था जापान का उसको खत्म कर दिया, इन्होंने सामुराई क्लास को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अभी तक जापान की जो मिलिट्री थी वो कोई एक देश की मिलिट्री नहीं थी, सारे डायम्योस के पास अपनी प्राइवेट आर्मीज थी, उनके अंदर सामुराइज फाइट करते थे। पर इन्होंने सिस्टम क्या बना दिया, ये सामुराई क्लास का जो पूरा मोनोपोली था मिलिट्री के ऊपर वो खत्म कर दिया। अब पूरे जापान की एक नेशनलाइज्ड मिलिट्री होगी, और उसमें जो लोग भर्ती होंगे वो कॉन्स्क्रिप्ट्स होंगे, यानी उनको भर्ती किया जाएगा जब वो एक उम्र के पार चले जाएं। तो इसी वजह से अब सामुराइज के पास ये जो इज्जत थी, ये जो उनका स्टेटस सिंबल था कि वही जापान की रक्षा करते हैं, जापान के लिए लड़ते हैं, वो मोनोपोली जो उनकी थी वो अब खत्म हो गई। इसके अलावा सामुराइज की पावर को कंट्रोल करने के लिए, उनके स्टेटस को खत्म करने के लिए एक नया कानून बनाया गया साल 1876 में, जिसको स्वॉर्ड बैन कहते हैं। इस कानून में ऐसा कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को पब्लिक में तलवार कैरी करने की इजाजत नहीं होगी। अब आप सोच के देखिए, सामुराइज जब भी ट्रैवल करते थे, जब भी कहीं जाते थे, तो वो अपनी पूरी वेशभूषा में और अपनी तलवार अपने साथ रखते थे। वही उनका एक स्टेटस सिंबल था, वही लोगों को दिखाता था कि ये एक सामुराई है जो देश के लिए लड़ता है। अब उनके पास वो अधिकार नहीं था। ये एक बहुत बड़ी चोट थी सामुराइज के अभिमान पे, उनके गौरव पे, कि उनका जो एक सिंबल है वो उनसे छीन लिया जा रहा है। इसी वजह से साल 1877 में सात्सुमा के चीफ ने ये जो सारी चीज़ें की जा रही थी उसके खिलाफ एक विद्रोह किया। वो ये कह रहे थे कि कैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे देश के अंदर घुसती जा रही है, हम वेस्टर्न वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं, ये सब गलत है। सामुराइज ही रियल रक्षा करते हैं देश की, और हमको उन पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए। और ये जो सात्सुमे से रेबेलियन हुआ था, इसको लीड किया था साइगो ताकामोरी ने। इस रेबेलियन के अंदर सामुराइज और ये जो नई कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी थी उसके बीच में कुछ मिलिट्री एक्शंस हुए। तो एक तरफ थी मॉडर्न वेपनरी, वेस्टर्न फायर पावर, और दूसरी तरफ था ट्रेडिशनल सामुराइज की स्वॉर्ड फाइटिंग और आर्चरी के स्किल। अब इन दोनों का जब सामना हुआ बैटलफील्ड पे, ऑब्वियसली एक डिसाइसिव एडवांटेज वेस्टर्न फायर पावर के पास था, और इसी वजह से वेस्टर्न वेपनरी को यूज करके इस रेबेलियन को पूरी तरह कुचल दिया गया। इस घटना के ऊपर एक बहुत फेमस, बहुत सक्सेसफुल हॉलीवुड मूवी बनी है। अगर आपको उसका नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि टोकुगावा शोगुनेट के खत्म होने के बाद धीरे धीरे 1877 तक सामुराइज जापान के कल्चर से पूरी तरह खत्म हो गए। ये जो पूरा एपिसोड है इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो गेम्स भी बने हैं। एक बहुत फेमस गेम है राइज ऑफ द रोनिन, उसमें वही टाइम दिखाया गया है जब मैथ्यू पेरी अपनी शिप्स लेके आ गए थे जापान के अंदर, और उन्होंने ट्रीटीज करवाई थी जापान के साथ। उसके बाद शोगुनेट और ये जो इशिन शिशी है उनके बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उस पूरे पीरियड के ऊपर एक गेम बना है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया है जो कि एक्चुअली जापान के अंदर हुए थे। इस पूरे किस्से को अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ लेसन्स निकल के सामने आते हैं। पहली चीज़, इतने सालों तक, इनफैक्ट सेंचुरीज तक, जापान ने अपनी आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी को बरकरार रखा। वो किसी भी देश के साथ बाहर इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये भी कह के रखा था कि वो बाहर जाके किसी देश के ऊपर कॉन्क्वेस्ट भी नहीं करेंगे। हालांकि कुछ एक देशों के साथ थोड़ा बहुत उनका इंटरेक्शन था, पर मेजरली दे वर कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। इसकी वजह से उनको लग रहा था कि बाहर की सभ्यता, बाहर के रिलीजन्स, बाहर की फिलॉसफीज जापान के अंदर नहीं आ पाएंगी। अगर हम जापान को पूरी तरह आइसोलेटेड कर दें, जापान के लोगों को बाहर ना जाने दें, बाहर के लोगों को जापान के अंदर ना आने दें, तो हमारी सभ्यता पूरी तरह प्रिजर्व्ड रहेगी, वो पूरी तरह अनटच्ड रहेगी, प्योर रहेगी। पर जब ऐसी पॉलिसी आप बनाते हो तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप इसको एक पॉइंट तक ही कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने देश के सारे बॉर्डर सील कर दोगे और बाहर से किसी को नहीं आने दोगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि अगर आपने इतने सालों तक अपने आप को बंद रखा है चार दीवारी के अंदर, तो जब बाहर से कोई देश आएगा जिसके पास आपसे स्ट्रांग मिलिट्री है, तो आप उसको रोक नहीं पाओगे। जब मैथ्यू पेरी अपनी शिप्स लेके यहाँ पे आए थे, तो ऐसा कहा जा रहा था कि जापानीज लोगों को लग रहा था कि जो शिप्स आई हैं ये एलियंस की शिप्स हैं,
ये फ्यूचर की चिप्स हैं, ये आज के ज़माने की चिप्स हो ही नहीं सकती। इतने पिछड़े हुए थे उस समय के जापानीज लोग टेक्नोलॉजी के मामले में। दूसरा लेसन ये है कि जब आप अपने देश को पूरी तरह से बंद कर देते हो तो इसके सिर्फ नुकसान नहीं है, कुछ फायदे भी हैं। ये सही बात है कि जब टोकुगावा शोगुनेट ने टेक ओवर किया, उसके आने वाले कुछ सेंचुरीज तक उन्होंने जापान में पूरी तरह स्टेबिलिटी बना के रखी थी। जापान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा था। जापान में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा था। तो अगर आप देखिए तो स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान में बढ़ रहा था। और जैसे ही बाहर से एक इन्फ्लुएंस आया, इसको ये शोगुनेट रोक नहीं पाई और इतने सेंचुरीज तक इन्होंने इतनी मेहनत से जो स्टेबिलिटी बना के रखी थी वो एक झटके में खत्म हो गई। इतने सालों तक जापान की इकोनॉमी जो मोर और लेस स्टेबल थी वो भी धराशायी हो गई, क्योंकि जैसे ही बाहर से लोग आए, अनइक्वल ट्रीटीज लेके आए, तो इसमें जापान का बहुत नुकसान हो रहा था। और इसी वजह से जापानीज लोगों को अपनी करेंसी को डीबेस करना पड़ा था, यानी इसको कमजोर करना पड़ा था, ताकि नई ट्रीटीज के साथ वो मुकाबला कर पाए, उनके साथ साथ चल पाए। इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हिस्ट्री आपको सिखाती है कि अगर आप कोई बड़ा कदम लेने वाले हैं अपने देश के अंदर, कोई बड़ी पॉलिसी बनाने वाले हैं, तो याद रखिए कहीं ना कहीं दुनिया में किसी कोने में वो कदम किसी ने पहले लिया होगा। तो हिस्ट्री में जाके उस कदम को पढ़िए, उस कदम के क्या रिपरकशंस हुए उसको पढ़िए, और फिर जब आप आज डिसीजन लेंगे वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगा और शायद वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। आज बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको बाहर की दुनिया से अपने आप को पूरी तरह कट ऑफ कर देना चाहिए। मे भी उसके कुछ फायदे हो सकते हैं, पर इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह अपने आप को सील ऑफ कर रहे हैं तो ये इंश्योर करिए कि आपकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बिल्कुल प्रिजर्व कर पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे, अगर आप बाहर का इन्फ्लुएंस ना आने दें, तो साथ में ये भी याद रखिए कि ये आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपकी देश की फौज इतनी ताकतवर है कि वो बाहर की देशों की फौज से मुकाबला कर सके। और अगर आप आज के टर्म्स में फौज को देखें तो फौज की साइज की उतनी वैल्यू नहीं रह गई है जितनी फौज की फायर पावर की वैल्यू है। जब सामुराइज ने ये सात्सुमे में रेबेलियन किया था और उनका सामना इन कॉन्स्क्रिप्ट के सामने हुआ था, तो एक क्लियर दिख रहा था कि सामुराइज के पास बेहतर डिसिप्लिन है, ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा बहादुर है। और उनके सामने जो जापानीज कॉन्स्क्रिप्ट की आर्मी थी, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास वो बहादुरी नहीं थी, पर फिर भी उनके पास बेहतर फायर पावर था। और उस फायर पावर के सामने सामुराइज की बहादुरी काम नहीं आई। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, अगर आपको उनसे आगे निकलना है, तो आपकी देश के पास मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। और स्ट्रांग मिलिट्री मतलब आपके पास बेहतरीन फायर पावर होनी चाहिए। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी बहुत सारी रिसर्च इस किताब से की है। इसका नाम है सामुराई और इसको लिखा है जोनाथन क्लेमेंस ने। इस किताब में अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसमें सामुराइज का एवोल्यूशन कैसे हुआ और अल्टीमेटली उनका एंड कैसे हुआ, इसके बारे में बात की है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको सामुराइज की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको शायद से वो टॉपिक भी अच्छा लगेगा जब मंगोल्स ने जापान को इन्वेड करने की कोशिश की थी और सामुराइज ने उनको रोका था। उस इंसिडेंट के ऊपर भी एक्चुअली एक वीडियो गेम बना है जिसको घोस्ट ऑफ सुशिमा कहते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सिर्फ तभी मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।